हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे द्वारा आपको शिक्षण कौशल से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास कराई जा रही है। पिछली वीडियो में हमने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में भारत की प्रमुख शिक्षण प्रणालियाँ चल रही थीं, उसमें हमने मध्यकालीन शिक्षा तक किया है। आज हम उसमें अगले पार्ट को जारी रखते हुए अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करेंगे। और शिक्षण कौशल में यदि आप 10 में से 10 मार्क्स चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि शिक्षण कौशल को यदि आप अच्छा कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स पूरे में से पूरे आएंगे। क्योंकि इस टॉपिक को पूरा करने से हमारे लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि जब हम एक एक मार्क्स को अच्छा करते हैं अपने पेपर के लिए तो वो हमें सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं। क्योंकि सिलेक्शन वाले पेपर में हमारे लिए एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमें जॉब तक ले जाता है। तो आज हम अंग्रेजी शिक्षा को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हों या वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा को समझते हैं, क्या है अंग्रेजी शिक्षा। जब हम अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो हमें सर्वप्रथम पहले इसके काल को जानना होगा कि इसकी अवधि क्या है। जब अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो इसका जो काल माना जाता है वो 1700 ईस्वी से वर्तमान तक माना जाता है। और इसकी अवधि 1700 से वर्तमान तक है। और हमें इसको और अच्छे से जानने के लिए हम इसे अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका जो पीरियड है 1700 से 1857। और दूसरा है ब्रिटिश पार्लियामेंट काल, इसकी जो अवधि मानी गई है वो मानी गई है 1858 से 1947 तक। और जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल है वह है 1947 से 48 या वर्तमान तक। अब हमने इसको अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में तो विभाजित कर लिया। और जो सर्वप्रथम जो आगमन हुआ था भारत में, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में प्रवेश 1600 में किया था। पर आप देख रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काल तो 1700 से 1857 है, परंतु जो कंपनी का जो काल माना जाता है वो 1700 से 1857 तक ही माना जाता है। पर जो उसने भारत में प्रवेश किया था वो 1600 में किया था। अब हम इसको जाने ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में प्रवेश करती है। और जब भारत में प्रवेश करती है तो 1613 में सर्वप्रथम कंपनी ने जो अपना प्रमुख केंद्र बनाया था, पहला केंद्र बनाया था, वो बंगाल को बनाया था। और बंगाल के आसपास जो श्री रामपुर है उसको ईसाई धर्म का प्रचार केंद्र भी बनाया उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब हम इसमें अब जब मैं आपको ये और इसमें बात बताऊं, श्री रामपुर के बारे में बात चल रही है, तो श्री रामपुर में त्रिमूर्ति ऑफ श्री रामपुर कहते हैं, जिसमें 3 मिशनरी थे। मैं 3 मिशनरी के आपके नाम बताऊं तो पहले मिशनरी का नाम था वॉर्ड, और दूसरे मिशनरी का नाम था कैरे, और तीसरे मिशनरी का नाम था मार्शमैन। तो इनको त्रिमूर्ति ऑफ श्री रामपुर के नाम से जाना जाता है, जिनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, वॉर्ड, कैरे और मार्शमैन। इनको त्रिमूर्ति ऑफ श्री रामपुर के नाम से जाना जाता है। ये तीनों मिशनरी थे। हम इसके अगले पॉइंट आगे पर चलें तो हम देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। और 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। यही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई। और एक और पॉइंट बनता है 1800 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई। ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में बनते हैं।
हम आगे की ओर और जारी रखें तो 1793 में पहला आज्ञा पत्र, जिसे हम चार्टर एक्ट बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दिया गया। पहला आज्ञा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया। और जब दिया गया तो 1793 में चार्ल्स ग्रांट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष भारतीयों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक किताब लिखकर उनको प्रस्तुत किया, जिस किताब का टाइटल का नाम था कि ग्रेट ब्रिटेन एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति। ये किताब का टाइटल था। अब हम इसमें आगे और बात करें तो 1808 में जब श्रीरामपुर 3 अंग्रेज मिशनरी थे, जो मैंने आपको अभी नाम बताया, वार्ड, कैरे और मार्शमैन के द्वारा एक किताब का प्रकाशन एवं वितरण किया गया। उस किताब के टाइटल का नाम था हिंदुओं एवं मुसलमानों के नाम एवं विनम्र निवेदन। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या किताब का प्रकाशन और वितरण का नाम था, तो हिंदुओं एवं मुसलमानों के नाम एवं विनम्र निवेदन। और यदि आपको ये मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं फैक्ट्स या ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो से जोड़िए। अब हम आगे की ओर बात करें, आगे में पॉइंट में लिखा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने 3 मिशनरी कौन थे, वार्ड, कैरे और मार्शमैन को बंदी बनवाया और भारत में ईसाई मिशनरियों की प्रवेश पर रोक लगाई। अब जब रोक लगाई तो यूरोप आंदोलन की शुरुआत हुई उससे। अब जब यूरोप आंदोलन की शुरुआत की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो आंदोलनकर्ता कौन थे। आंदोलनकर्ता माने जाते हैं चार्ल्स ग्रांट। हम आगे की ओर और देखें तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दूसरा चार्टर एक्ट का आज्ञापत्र दिया गया। चार्टर एक्ट या आज्ञापत्र, तो सर्वप्रथम पहले हमें ये जानना होगा कि चार्टर एक्ट या आज्ञापत्र होता है क्या। तो जब हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। और 1813 में, और ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो पुनरावर्तन किया जाता था वो 20 वर्ष के बाद किया जाता था। तो सन 1813 में संसद के समक्ष एक आज्ञापत्र रखा गया और इसका विरोध भी हुआ, पर इसमें सफलता चार्ल्स ग्रांट को मिल गई थी। इस आज्ञापत्र का आप मतलब ये समझ सकते हैं कि 20 वर्ष बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था इसका। अब हम आगे और बात करें तो चार्टर एक्ट, जब दूसरा चार्टर एक्ट आज्ञापत्र दिया गया तो इसमें चार्ल्स ग्रांट के द्वारा पंचमुखी योजना प्रस्तुत की गई। उन्होंने पंचमुखी योजना प्रस्तुत कर कुछ 5 बिंदु बताए थे, उन्होंने बोले थे, जिसमें पहला उन्होंने बोला था कि भारत में स्कूलों की स्थापना की जाए। उनकी जो पंचमुखी जो योजना थी, उन्होंने इसमें ये बोला था कि भारत में स्कूलों की तो स्थापना करें। और दूसरा उन्होंने बोला था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। और तीसरा उन्होंने ये बोला था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार हो। अब आगे की और उन्होंने फिर चौथा जो उनकी योजना का बिंदु था, उन्होंने ये बोला कि अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य की निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और 5वां बिंदु उन्होंने ये बोला था कि भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश से रोक हटाई जाए, जो पहले ईसाई मिशनरियों को रोक दिया गया था। ये कुछ 5 उनकी योजनाएं मेरे द्वारा आपको बताई गई हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, ऑप्शन में डाल देता है कि पंचमुखी योजना में से कौन सी योजना चार्ल्स ग्रांट के द्वारा नहीं बताई गई है। अब हम आगे की और बात करें तो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि प्रति वर्ष शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान था। अब ये तो हमने समझ लिया। अब इसमें आता है 1813 का दूसरा आज्ञापत्र, जिसमें प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद है क्या, पहले हम उसको जानते हैं। तो इसमें क्या था कि 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार इसमें क्या था कि भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करने का कंपनी का कर्तव्य हो गया था। तो कंपनी का जो कर्तव्य हो गया था, तो इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि उन्होंने सुरक्षित कर दी कि 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करी जाएगी। परंतु आज्ञा पत्र में यही स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धनराशि किस प्रकार व्यय की जाए। अतः इसमें क्या हुआ फिर आगे आगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रस्तुत हो गए, और यही विवाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना गया, और ये विवाद 20 वर्ष तक चला। मैं आपको इसमें भी आगे बताऊंगा कि ये वैसे माना जाए तो ये 1813 से लेकर 1833 तक चला। आप ये समझ लीजिए, ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद 20 वर्षों तक चला। अब हम इसमें आगे की और बात करें तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर आया, जो मैंने आपको बताया था कि 1 लाख रुपए की धनराशि के लिए यही नहीं था कि किस तरीके से खर्च की जाए। अब विवाद का कारण मेन ये था कि 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 या 43। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि 1853 के आज्ञा पत्र की 43 धारा में कुछ प्रश्न खड़े कर दिए थे। जैसे उसमें प्रश्न ये थे पहले कि कंपनी किस साहित्य प्राच्य या पाश्चात्य को बढ़ावा देगी, पहला बिंदु ये था। दूसरा बिंदु ये था कि साहित्य की भाषा कौन सी होनी चाहिए। तीसरा ये था कि किन विज्ञानों का प्रसार किया जाएगा। ये विरोध था 43 की धारा का, मतलब विवाद इसी वजह से हुआ था। अब हम इसमें बात करें तो भारत में देसी शिक्षा के जो समर्थक माने जाते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है और जोनाथन डंकन को माना जाता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। भारत में देसी शिक्षा के समर्थक वॉरेन हेस्टिंग और जोनाथन डंकन, दो आपको याद रखने हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आप अच्छी तरीके से करके आ सकें। और ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंडों को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। अब हम आगे और बात करें इसमें तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा के जो समर्थक माने जाते हैं वो बेले जली को कहा जाता है। बेले जली अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक माने जाते हैं। यही क्वेश्चन बन जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आता है कि 1833 का तीसरा आज्ञा पत्र या तृतीय आज्ञा पत्र आप बोल सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 10 लाख रुपए की धनराशि प्रति वर्ष शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान किया गया 1833 के में, जिसमें 10 लाख में 1 लाख तो प्राच्य शिक्षा पर और 9 लाख पाश्चात्य शिक्षा पर किया गया। और जब तीसरा आज्ञा पत्र में ये बातें कही गई तो 10 जून 1834 में लॉर्ड मैकाले को विलियम बेंटिक द्वारा कानूनी सलाहकार के रूप में भारत बुलाया गया। अब जब लॉर्ड मैकाले को भारत बुलाया जाता है तो अब मैकाले का विवरण पत्र प्रस्तुत होता है। आपको मैं बताना चाहूँ तो जो लॉर्ड मैकाले थे वो अंग्रेजी साहित्य के घोर समर्थक या प्रकांड विद्वान कह सकते हो आप, या कुशल वक्ता कह सकते हो। और मैकाले के द्वारा ही सर्वप्रथम 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 को गहनता से उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने 2 फरवरी 1835 में अपने तर्कों या विचारों के माध्यम से कुछ बातें कहीं। मैं आपको इसमें बताऊं तो जो कथन 2-3 जितने भी फैक्ट आते हैं लॉर्ड मैकाले के द्वारा वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। जब जितना भी टॉपिक बनेगा इस पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं तो मैकाले से एक क्वेश्चन जरूर उठता है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कथन आता है जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया था। उन्होंने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी पुस्तकें संपूर्ण भारत एवं अरब के साहित्य के बराबर हैं। उन्होंने क्या बोला कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें संपूर्ण भारत एवं अरब के साहित्य के बराबर हैं। ये कथन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका। दूसरा कथन उनका ये आता है, हमें भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रंग रूप में तो भारतीयों और आचार विचार से अंग्रेज हों।
ये लॉर्ड मैकाले के बारे में सबसे प्रसिद्ध कथन हैं दो। और लॉर्ड मैकाले के बारे में बात करें तो मैकाले ने अपनी शिक्षा संबंधी पुस्तकों को 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सौंपा था। शिक्षा संबंधी उन्होंने जितने भी तर्क प्रस्तुत किए थे उन्होंने ये विलियम बेंटिंक को सौंप दिया था। अब हम इसमें आगे की और बात करें तो इसमें हम जब बात करते हैं आगे की ओर तो इसमें शिक्षा का जो माध्यम था उन्होंने बताया था कि अंग्रेजी भाषा हो, और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए निस्यंदन सिद्धांत अथवा छनाई सिद्धांत का उन्होंने सुझाव दिया। अब आप सोच रहे होंगे निस्यंदन सिद्धांत क्या है। जब हम निस्यंदन सिद्धांत या छनाई सिद्धांत की बात करते हैं तो निस्यंदन छनाई का जो आशय निकाला जाता है वो निकाला जाता है छानने की क्रिया से, छानने की क्रिया से निकाला जाता है। बताऊं मैं आपको, छानने की क्रिया से। अब जब हम इसमें आगे और बात करें लॉर्ड मैकाले के बारे में, उन्होंने ये बोला था छानने की क्रिया के लिए कि हम उच्च वर्गों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दें जो निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी उन्होंने ये बताया। उन्होंने बोला कि बूंद बूंद टपक टपक कर स्वती पहुंच जाएगी। जब हम उच्च वर्गों के लोगों को शिक्षा देंगे तो निम्न वर्गों के लोगों तक शिक्षा तो अपने आप ही पहुंच जाएगी। फिर उन्होंने आगे ये बोला कि किसी भी भारतवासी तथा सम्राट को अपने धर्म, जन्म, वर्ग एवं वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान तथा उनको को प्राप्त करने के लिए, मतलब उन्होंने बोला कि किसी पद को प्राप्त करने के लिए, पद है ये, पद को प्राप्त करने से रोका ना जाए। उन्होंने ये बोला कि कोई भी भारतवासी या सम्राट को अपने धर्म, जन्म, वर्ग एवं वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान पद को प्राप्त करने से न रोका जाए। अब ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद तो चला, मैंने आपको बताया था 20 साल तक चला। अब इसका जब अंत किया था वो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने 24 नवंबर, मैं आपको थोड़ा बताऊं इसमें, 24 नवंबर उन्होंने 24 नवंबर 1839 में अपना विवरण प्रकाशित किया। उन्होंने ये कहा इसमें कि इस विवरण में उन्होंने प्राच्य साहित्य पर 31,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने की घोषणा की। 31,000 रुपये। और इस घोषणा ने प्राच्यवादियों को पसंद कर दिया पहली बात तो, और 1813 से जो चला आ रहा था प्राच्य पाश्चात्य विवाद और उसका अंत कर दिया। 24 नवंबर 1839 को लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 31,000 रुपये की अतिरिक्त खर्च करने वाली धनराशि को उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अतिरिक्त 31,000 रुपये की धनराशि खर्च करेंगे इस पर। और जो 1813 से चला आ रहा था चार्टर एक्ट या आज्ञा पत्र, उसकी समाप्ति हो जाती है। तो यही हमने कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित बिंदु थे उनको पढ़ा है। इसमें अभी थोड़ा और रह गया है, मैं आगे की नेक्स्ट पार्ट में लूँगा जिसमें भारत का शिक्षा आयोग आएंगे, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, अन्य बिंदु आएंगे, वो मैं उनको लूँगा। और यदि आपको ये मेरे द्वारा कराई गई जितने भी फैक्ट थे, तथ्य थे, वो अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है ये। तो अब चलिए हम अगले पार्ट में मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में, और आज की वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू।